कल हम आपको फसल चक्र क्रॉप रोटेशन के बारे में बता रहे थे और इसमें फसल चक्र के लाभ एडवांटेज ऑफ दी क्रॉप रोटेशन तक बता गए थे। अब उसी क्रम में उसके आगे हम आज फसल चक्र का चुनाव सिलेक्शन ऑफ दी क्रॉप रोटेशन बताएंगे। किसी भी फसल चक्र को बनाने से पहले उसमें सम्मिलित की जाने वाली फसलों का सही चुनाव बहुत ही आवश्यक है। फसलों का चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कारक मीन्स फैक्टर। नंबर 1 देखिए कौन सा कारक है? जलवायु, क्लाइमेट। इसमें 5 चीज़ें आती हैं: वायु, एयर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, रेनफॉल, तापमान, टेम्परेचर, दीप्तिकाल, फोटो पीरियड। और दूसरा कारक जो है वो मृदा है, सॉइल। इसमें 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 जैसे सुनिए ध्यान से, प्रकार, इसको गठन कहते हैं, अंग्रेजी में टेक्सचर कहते हैं। पीएच मान, पीएच वैल्यू, जीवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, जल निकास, ड्रेनेज, ये सॉइल के अंतर्गत मृदा के अंदर आते हैं। तीसरा प्रबंध देखिए, मैनेजमेंट। इसमें 3 चीज़ें आती हैं: खाद तथा उर्वरकों की उपलब्धता, सिंचाई के पानी की उपलब्धता, शाकनाशी, कीटनाशी, रोगनाशी रसायनों की उपलब्धता, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। चौथा देखिए, चौथा कारक फैक्टर जो है वो आर्थिक पक्ष है, इकोनॉमिक वैल्यू। उसमें 2 चीज़ें आती हैं: मांग और पूर्ति, यानी डिमांड, और दूसरा है सप्लाई। अब इन चारों चीज़ों के बारे में समझिए। जलवायु का फसलों की वृद्धि तथा वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जलवायु के अनुकूल फसलों का चुनाव करना आवश्यक है। दूसरा फैक्टर कारक देखिए, मृदा। फसलों का चुनाव मृदा गठन पर निर्भर करता है। भारी भूमि में धान, कपास, चना आदि फसलों को उगाना अच्छा रहता है। यदि भूमि हल्की हो तो मूंगफली, मक्का, ज्वार, गेहूँ आदि फसलें उगाना चाहिए। मृदा के पीएच मान तथा उसमें लवणों की साल्ट्स की मात्रा के अनुसार फसलों का चुनाव करना आवश्यक है। हल्की ऊसर भूमि में धान, कपास, चुकंदर, जौ, बरसीम इत्यादि फसलें उगानी चाहिए। हल्की अम्लीय भूमि एसिडिक सॉइल में जई, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन इत्यादि फसलें उगाना चाहिए। इसी प्रकार नीची भूमियों में, लो लाइंग लैंड्स में धान, और ऊंची भूमियों में, अपलैंड्स में गेहूं, जौ, मक्का, आलू, मटर, चना इत्यादि फसलें उगाना चाहिए। तीसरा देखिए प्रबंध, मैनेजमेंट। फसल चक्र के लिए फसलों का चयन बहुत कुछ स्थान पर उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में होना, सिंचाई के साधनों का होना, शाकनाशी तथा कीटनाशी रसायनों का होना, श्रम की उपलब्धता। कुछ फसलों जैसे टमाटर, आलू तथा कपास को उगाने के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। चौथा देखिए, चौथा कारक है आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिक वैल्यू। फसल चक्र में ऐसी फसलों को सम्मिलित किया जाए जिनको बेचने की सुविधा हो, अर्थात उत्पादन की बाजार में अच्छी मांग हो और कृषक को उससे बेच करके अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब फसल चक्र की आधुनिक धारणा समझिए। फसल चक्र का मुख्य सिद्धांत भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए फसलों को उगाना है। इसीलिए किसान अपनी भूमि का कुछ भाग परती यानी फैलो छोड़ देता है। इसका मतलब कोई फसल नहीं उगाता और अनाज की फसलों के साथ फसल चक्र में दलहनी फसलें सम्मिलित करता था। भूमि में जैव पदार्थ बनाए रखने के लिए हरी खाद की फसल उगाकर उसे खेत में जोतता था। आज के युग में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और खाद्यान्नों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। इस दशा में हम अनाज के अधिक उत्पादन पर जोर देते हैं, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो रहा है। वास्तव में फसल चक्र के मूल सिद्धांतों का आज भी उन्नत कृषि में पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
फसल चक्र के सिद्धांतों के अनुसार कृषक को गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उतनी जड़ वाली फसलें, अधिक पानी चाहने वाली के बाद कम पानी चाहने वाली, अधिक उर्वरकों को चाहने वाली फसलों के बाद कम उर्वरक चाहने वाली फसलों को इसी प्रकार से उगाना चाहिए। उर्वरक की आवश्यकता वाली फसलों की बात सुझाई गई थी, जिसे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और भूमि से प्राप्त पोषक तत्वों व जल का संतुलित रूप से उपयोग हो सके। देखिए, हरी खाद व भूमि को परती छोड़ने को फसल चक्र में बहुत ऊंचा स्थान देते थे। परती मतलब फैलो, यह इसलिए कि हमारे पास उर्वरकों का अभाव था और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना आवश्यक था। परंतु जब यह बात मालूम हो गई है कि संचित रूप से उर्वरक देने तथा फसल अवशिष्ट यानी क्रॉप रेसिड्यूज के उचित प्रबंध से मृदा की उर्वरा शक्ति तथा जैव पदार्थ के अंश का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ तक खरपतवार, रोग व कीटों के नियंत्रण का प्रश्न है, हमारे पास इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड यानी खरपतवारनाशी, कीटनाशी दवा, कवकनाशी दवा रसायन उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। भूमि के अपर्दन यानी इरोजन, सॉइल इरोजन को भी रोकने के यांत्रिक लाभ मैकेनिकल साधन हैं व तरीके भी उपलब्ध हैं। ये सब बातें देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज की वैज्ञानिक कृषि में फसल चक्र के मूल सिद्धांतों को आवश्यक रूप से अपनाना अनिवार्य नहीं रह गया है। जिन स्थानों में उपरोक्त साधनों की कमी है, वहाँ इसे अवश्य अपनाना चाहिए। आज किसान केवल वे ही फसलें उगाना चाहता है जो उपलब्ध दशा में सबसे अधिक से अधिक फायदा लाभ मिल सके। तो इसमें फसलें उगाने की हों या दलहनी, इस प्रकार किसान को अपनी मन पसंद वाली फसलें उगाने की अधिक स्वतंत्रता होगी। अब आप समझिए, उत्तर प्रदेश के फसल चक्र कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी शुष्क असिंचित क्षेत्रों में खरीफ में मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, उड़द, ग्वार, अरहर, तिल इत्यादि फसलें उगानी चाहिए। रबी के मौसम में जौ, चना आदि फसलों को भूमि की किस्म व भूमि के में नमी के स्तर पर उगाना चाहिए। एक वर्ष में अधिकतर एक फसल उगाने के कारण इन क्षेत्रों में फसल चक्रों की सघनता यानी इंटेंसिटी अधिकतर 100% रहती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ में धान, जूट व ढेंचा तथा रबी में गेहूं, जौ, चना, बरसीम आदि फसलें उगाना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में जहां पर औसत वर्षा होती है, धान, गन्ना, मूंगफली, बाजरा, मक्का आदि फसलें उगाना चाहिए। खरीफ में व रबी में गेहूं, जौ, जई, आलू व प्याज आदि फसलें पैदा कर लेना चाहिए। खरीफ में तो जानते हैं ही हैं धान। इन क्षेत्रों में शहरों के समीप सब्जियों की फसल उगाना लाभदायक है। इन क्षेत्रों में फसल सघनता 200% रहती है। कृषक के पास सभी सुविधाएं, खाद, सिंचाई, श्रम व पूंजी आदि उपलब्ध होने पर सघन खेती अथवा बहुफसली खेती अपना सकते हैं। जैसे मक्का, आलू, गेहूं, मूंग एक वर्ष में 4 फसलें ले सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ष की फसल देखिए ज्वार, चना या पड़ती गेहूं। 2 वर्ष की देखिए कपास, मटर, बाजरा, चना। 3 वर्ष की देखिए मक्का, गन्ना, पेड़ी का मतलब बिना बोए हुए फिर से गन्ना पैदा कर लेना। 4 वर्ष की देखिए मक्का, आलू, गन्ना, पेड़ी, हरी खाद, गेहूं। ये 4 वर्ष का फसल चक्र है। अब आप प्रश्न लिखिए, जो आपको उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है। लिखिए, प्रश्न नंबर 1 लिखिए।
फसल चक्र के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है? लिखिए। ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। फसल चक्र की धारणा तथा उत्तर प्रदेश के फसल चक्र लिखिए। कम से कम 2 फसल चक्र और से लिखिएगा। धन्यवाद।